नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हम लेक्चर 23 को देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एज यूजुअली आप देख सकते हैं उनको जाकर, ताकि जो आज के लेक्चर्स जो हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखते हैं आज के लेक्चर में आपके लिए क्या नया टॉपिक होने वाला है। आर यू एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, भारतीय भाषा और साहित्य। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अपने जो है आर्ट एंड कल्चर के लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, जिसमें हम धीरे धीरे और कुछ लेक्चर्स के साथ इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे अपने आर्ट एंड कल्चर के सेशन को, फिर कुछ नया सेगमेंट लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस पे फोकस करते हैं। आइए देखिए, शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए तो देखते हैं इसका प्रारंभ कब से देखने को मिलता है, इसका विकास चरण क्या है। ये 2004 में आप देखेंगे भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित मानदंडों को निर्धारित किया। कुछ ऐसे मानदंड, कुछ जो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे पैमाने बताए, जिसमें बताया कि किन किन आधारों पर किसी भाषा को आप शास्त्रीय भाषा मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भाषा का लिखित इतिहास जो होना चाहिए वो 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी कि मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये दो तत्व विद्यमान होना चाहिए जिसे हम शास्त्रीय भाषा का एक दर्जा देंगे। क्लियर है? इसमें रचित साहित्य ग्रंथ को किसी समूह विशेषों की पीढ़ियों द्वारा अमूल्य विरासत समझा जाना चाहिए। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 और तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008 में और मलयालम 2013 और ओडिया 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पीटी के एस्पेक्ट के लिए। ध्यान रखिएगा किस किस को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला क्या है, प्राचीन भारतीय साहित्य में आप देखेंगे वैदिक साहित्य का क्या रोल है इसमें भारतीय साहित्य के अंतर्गत, जिसमें हम वेद को पहले देखते हैं कि वेद में कौन कौन से वेद होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। जैसे वेद भारत के सर्वाधिक प्राचीन धार्मिक साहित्य हैं। वेदों में देखेंगे धर्म से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम जैसे वेद व्यास का नाम पढ़ेंगे तो हमें क्या याद आता है, उस तरह से हमें ध्यान रखना है। जिसका संकलन करता किनको माना जाता है, महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास को माना जाता है। यहाँ पर वेदों का ऐतिहासिक महत्व, वैदिक युग की आप देखते हैं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में यहाँ पर दिया जाता है। वेदों का जो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है उसकी बात कर रहा है। फिर देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के उसे होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ठीक है, इनको चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संहिता। यदि बात सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की आए तो इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, इसको वेदत्रयी। ठीक है, इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है, अर्थवेद को इससे अलग रखा जाता है। ऐसा क्यों है अभी वो भी समझेंगे। आगामी समय में ब्राह्मणों, अरण्यकों और उपनिषदों की भी रचना की गई और इन्हें सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य कहा गया। तो वैदिक साहित्य किनको सम्मिलित रूप से कहा गया, ब्राह्मणों, अरण्यकों और इसमें उपनिषदों को कहा गया। ठीक है, प्रथम 3 वेद जो है वो ऋग्वेद, इसको हम पढ़ चुके हैं, वेदत्रयी कहा जाता है, अर्थवेद इसमें शामिल नहीं है। आइए अब जितने भी ये 4 जो वेद हैं इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या भिन्नताएं हैं एक दूसरे से। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देखेंगे कि सांसारिक समृद्धि, ठीक है, सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता पर ये ज्यादा ध्यान देता है, ये वेद ऋग्वेद के अंतर्गत। यजुर्वेद में देखेंगे यज्ञ, यजुर से यज्ञ की बात करता है, यज्ञ संबंधी कर्म कांडों का यहाँ पर और मंत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सामवेद देखेंगे, जब संगीत पढ़ा था तो सामवेद उसका क्या है, वहां पर बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप सामवेद में संगीत का देखते हैं। जैसे मंत्रों का संगीत में उच्चारण करने की विधि का इसमें वर्णन दिया जाता है, जो कि हमने संगीत के समय पे भी इसको समझा था। अथर्ववेद देखिए मनुष्य की दैनिक जीवन से संबंधित होने के साथ साथ मानव की जो समाज की शांति और समृद्धि पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि आप देखते हैं लोक जीवन से संबंधित यहाँ पर इसकी बात करता है अथर्ववेद के अंतर्गत। ठीक है, सर्वाधिक पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, जिसमें 10 मंडल और 1028 संस्कृत सूक्त हैं। इसमें ये गद्य और पद्य दोनों में संकलित होता है यजुर्वेद। इसी कारण से यज्ञ संबंधी मंत्रों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। सामवेद में ये भारतीय संगीत के जनक के रूप में भी चर्चित है। देखिए ये पॉइंट आ गया जो हमने संगीत में पढ़ा था। इसमें अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित यहाँ पर चर्चा की गई है और वेद त्रय किन 3 वेदों को माना गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, अर्थवेद को इसमें अलग रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है।
आइए शास्त्रीय संस्कृत साहित्य अब हम देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए संस्कृत भाषा वैदिक और शास्त्रीय रूप से विभक्त है। प्राचीन काल से संस्कृत भाषा का आप देख रहे हैं काफी प्रचलन होता रहा है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में। इसमें कहते हैं शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्राचीन काल से ही रचित लौकिक साहित्य। ऐसा क्यों कहा गया है देखिएगा, लौकिक साहित्य सम्मिलित किया गया है और इसमें कुछ ऐतिहासिक और कुछ अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों और जीवनियों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। इसीलिए लौकिक साहित्य से संबंधित बात की गई है। जीवनियों को विशेष शामिल किया जाता है, जिससे तत्कालीन भारतीय समाज को जानने की जो हमारी सहायता है उसमें वहां से वो सहायता मिलती है। यानी कि उस समय की परिस्थितियों के बारे में, वहां का जीवन काल कैसा था, जीवन दिनचर्या उनकी कैसी थी, कुछ विशेष जीवनियां कैसी थी। और लौकिक साहित्य की बात करें जिसमें उदाहरण के तौर पर जैसे रामायण महाभारत हो गया, उस समय क्या क्या चीजें हुई थी उस दौरान में, वो सब यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के द्वारा। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आप देखेंगे महाकाव्य, नाटक, गीतात्मक काव्य, प्रेमाख्यान में कृष्ण और आप देख सकते हैं राधा की भी बात की जा सकती है, शिक्षात्मक कहानियां हो गई, लोकप्रिय कहानियां, वैज्ञानिक साहित्य, चिकित्सा विधि हो गया, गणित, खगोल विज्ञान इत्यादि आपका किसके अंतर्गत आता है, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ और नाम बदल के साहित्य का दे दिया जाए, पूछा जाए ये से इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हमें याद रहेगा, तो हमें आसानी होगी। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रमुख शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के आपको उदाहरण दिए गए हैं, कुछ उसके साहित्य दिए गए हैं, उसके रचनाकार कौन है वो दिए गए और उनके पीछे का तथ्य क्या है, मोटो क्या है, उसमें वो चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, किसके आधार पर वहां पर वो चीजें लाई गई हैं। जैसे अष्टाध्यायी जो प्रमुख साहित्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा, ठीक है। और अष्टाध्यायी का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, देखिए व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ध्यान रखिएगा व्याकरण ग्रंथ है। ये पीटी के लिए अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पीटी के लिए ये जो आपका टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सीधे आपसे क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट दे दिया उस तरह से पूछ सकते हैं, या इनका थीम क्या है आपको बोल दिया भाई कि मृच कटिकम के बारे में, यहाँ पर मृच कटिकम के आगे आपको व्याकरण ग्रंथ लिख दिया, तो आपको पता होगा, तो आप आंसर सही इसका चूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर चूज करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए वापस चलते हैं। रघुवंशम की बात करें तो कालिदास के द्वारा इसको लिखा गया है और 40 इक्ष्वाकुवंशी आप देखते हैं इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का इसमें वर्णन मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास के द्वारा लिखी गई मतलब रचना है, ये साहित्य है ये, और प्रेम रस का अद्वितीय अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। देखिए मालविकाग्नि मित्रम कालिदास के द्वारा, और इसमें देखेंगे अग्निमित्र और मालविका का प्रेम कहानी का इसमें वर्णन मिलता है, प्रेम प्रसंग मिलता है। वृक्षकटिकम में देखेंगे काफी बार पूछा गया, शूद्रक के द्वारा जो इसके रचनाकार है वो शूद्रक है और समाज के सभी वर्गों से संबंधित पात्रों वाला असाधारण नाटक, जिसमें हम नाटक कौन सा है वो ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी का उसमें वर्णन मिलता है बेसिकली। मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार है वो विशाखा दत्त हैं और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं को इसमें उल्लेखित किया गया है इस रचना के अंतर्गत। यहाँ देखेंगे 100 प्रवास दत्ता जो है वो भास के द्वारा लिखा गया रचना है ये, और संस्कृत रंगमंच का सर्वाधिक मंच की एक नाटक है, ठीक है। इसमें और भी है जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे हरिशेर के द्वारा, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, तो इसमें हर्षवर्धन के जीवन का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। राज तरंगिणी देखेंगे कल्याण के द्वारा राज तरंगिणी को लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें कश्मीर के शासकों के काल की घटनाओं का तिथि क्रम के अनुसार वर्णन विवरण दिया गया है। देखिए इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा और याद करना होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपको याद हो जाएगा, कुछ कीवर्ड्स बनाइए, कुछ ट्रिक्स बनाइए अपने तरीके से, मतलब जो आपको ठीक लगता है वो ट्रिक का निर्माण मतलब बनाइए, याद करिए और इसे याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, बार बार इसको रिवाइज करिएगा। चलिए पाली और प्राकृत में साहित्य मतलब ये दोनों क्या है, भाषा ही है ना, पाली और प्राकृत क्या है, भाषा है। तो अब उसमें कौन कौन से साहित्य प्राप्त हुए हम यहाँ देख लेते हैं। वैदिक काल के बाद आप देखते हैं संस्कृत भाषा के साथ ही पाली और प्राकृत भाषा में भी आप साहित्य की जो रचना है वो देखने को मिली है। क्लियर है। प्राकृत भाषा को मानक भाषा संस्कृत से उद्धृत भाषा के रूप में जाना जाता है इसको, और जबकि पाली जो है विभिन्न उपभाषाओं का ही एक मिश्रण है। आप देखेंगे बौद्ध के जितने भी जो उन्होंने उपदेश वगैरह दिए,
ज़्यादातर पाली भाषा में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि इनके संरक्षण, जो इन दोनों भाषाओं को संरक्षण बौद्ध और जैन धर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है। आइए सेम एज इट इज़ पाली भाषा के जो साहित्य है, पाली के जो साहित्य हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे विनय पिटक क्या हो गया, देखिए पीटी में यूपी बीसीएस की यदि मैं स्पेसिफिकली बात करूं और जो भी और स्टेट एग्जाम्स हैं उनकी मैं बात करूं तो बहुत बार स्टेट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, नॉट इवन स्टेट एग्जाम्स, आपके यूपीएससी में भी पूछे गए, वेटेज वाइज की मैं बात कर रही थी, पीसीएस में बहुत बार पूछे गए हैं। विनय पिटक जैसे बौद्ध संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं इसमें दी गई हैं। ठीक है। सुत्त पिटक क्या है, बुद्ध द्वारा दिए गए धार्मिक सिद्धांत या धर्मोपदेश है, वही बात हो गई जो भी बताया था। अभिधम्म पिटक में देखेंगे बौद्ध से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, बौद्ध से संबंधित। ठीक है। जातक कथाएं में बुद्ध के पूर्व जन्मों के जुड़ी जो कहानियां हैं वो सब दी गई। जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़े थे तो इस शब्द से काफी बार रूबरू हुए थे हम। ठीक है। दीपवंश और महावंश में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद मिलिंद पन्हो से आपको हिंद और यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं यहाँ से मिलती हैं। कहाँ से, प्रमुख साहित्य जो मिलिंद पन्हो है उससे मिलती है। क्लियर हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, समझिए। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो स्क्रीनशॉट लेने में। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं प्राकृत साहित्य पर। अब देखते हैं प्राकृत भाषा से संबंधित कौन कौन से साहित्य हैं। तो देखिए कल्प सूत्र हो गया जैसे, ठीक है, भगवती सूत्र हो गया, परिशिष्ट पर्वन हो गया, भद्रबाहु चरित हो गया, अब देखिए आचारंग सूत्र हो गया, इसके बाद गाथा सप्तशती हो गया। कल्प सूत्र की बात करूं तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जो स्टार्टिंग के उसके हिस्ट्री है उसकी बात यहाँ पर जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में देखेंगे भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी घटनाओं का विवरण यहाँ मिलता है। देखिए बुद्ध और जैन, माफी चाहती हूँ, जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। परिशिष्ट पर्वन देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित में भी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित दोनों ही एक ही चीज के बारे में यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। आचारांग सूत्र की बात करें तो जैन भिक्षुओं के आचार नियमों की जानकारी मिलती है। और गाथा देखते हैं, गाथा सप्तशती में आपको हाल द्वारा रचित एक सर्वोत्कृष्ट रचना यहाँ पर मिलती है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आज का अपना प्रश्न क्या है, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 का, उसको देख लेते हैं। देखिए जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें जहाँ से भी आपको ऐसा नहीं है कि मैं ही उस प्रश्न को लेकर आऊँ, कोशिश यही रही है कि यूपीएससी में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे इस आर्ट एंड कल्चर में जो भी पढ़ाया उससे संबंधित टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ लेकर आए। नॉट इवन पीटी, इवन हमने मेंस के भी क्वेश्चन दिए हैं। यदि आपको इससे संबंधित और प्रश्न मिलते हैं तो उनको और हल करने की कोशिश करिए। ठीक है। आइए देखिए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। अच्छा, प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं है तो उत्तर कैसे निकलेगा। आइए चलिए देखिए, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। क्या है मृच्छकटिकम का विषय, क्या था, अभी हमने पढ़ा है। देखिए गड़बड़ नहीं करिएगा। यहाँ देखिए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा आपको इसमें मिलती है मृच्छकटिकम में। ध्यान करिए, रिकॉल करिए फटाफट। चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय मिलती है, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान, इससे भी संबंधित वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया मृच्छकटिकम में। गुप्त राजवंश के एक राजा और कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा यहाँ पर मिलती है, जबकि गुप्त राजवंश का जैसे नाम आपको वहां नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मृच्छकटिकम का जो विषय है वो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा वहां पर दी गई है। यदि आपको फिर से देखना है, रिकॉल करना है, तो आप आगे चल के इसमें देख सकते हैं। ठीक है। इसमें मृच्छकटिकम में देखिए क्या था कि चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है, जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों के संबंधित पात्रों को यहाँ पर असाधारण तरीके से नाटक प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला था, इसको मैं 5 स्टार बना दूं तो आप शायद समझ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? किसके? शुंग राजवंश के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो इसमें देखेंगे प्रवास दत्ता में है, या फिर मेघदूत में है, या रत्नावली में है। इन तीनों में नहीं है, इसको हमने पढ़ा है तो आप समझेंगे। ये आपका है मालवी कागरी मित्रम में, आपको देखेंगे कि शुंग राजवंश के पुत्र की प्रेम कहानी
हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्पष्ट हो रही हैं सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पर ये दोनों प्रश्न जो थे प्रीवियस ईयर के थे, इसलिए आपको बता दें ये कौन से ईयर का है, 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, राइट। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा समझ में आ रहा है, और यदि समझ में आ रहा है तो नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में, और यदि फिर भी और अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना मत छोड़िए, इससे मोटिवेशन बना रहता है और जो है अच्छा करने की एक जो उम्मीद है, एक जो उत्साह है वो निरंतर बढ़ता रहता है। तो अपने द्वारा अपनी इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और निरंतर प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें, हमारी वीडियोज़ को देखते रहें और अपना सहयोग देते रहें। इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।